पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है? ये थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है। क्या बोला? सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो आप उसके पैरेलल कोई भी एक्सिस हो उसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। कैसे? बस सेंटर ऑफ मास वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एम डी स्क्वायर एड कर देंगे। समझ में नहीं आया? क्या बोला? सेंटर ऑफ मास वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें क्या ऐड कर देंगे? एम डी स्क्वायर, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और जिसके अबाउट हमको निकालना है। तो ये दोनों पैरेलल है तो डिस्टेंस ऑब्वियसली हर जगह से ही सेम होगा। ठीक है भाई? तो फॉर एग्जांपल अगर ये कोई भी रैंडम बॉडी है, यहाँ पे आपके पास सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इससे पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICOM। तो इससे D1 डिस्टेंस वाले एक्सिस के अबाउट कितना होगा? ICOM प्लस MD1 स्क्वायर। D2 डिस्टेंस वाले पे कितना होगा? ICOM प्लस MD2 स्क्वायर। सही है भाई? ये बात ध्यान रहे कि हमें हमेशा सेंटर ऑफ मास को ही रेफरेंस लेना है। सेंटर ऑफ मास वाले में MD स्क्वायर जुड़ेगा, किसी रैंडम में MD स्क्वायर नहीं जुड़ेगा। जैसे कि अगर आप कहो कि I1 मुझे पता है और I2 मुझे निकालना है, तो आप बोल देंगे I2 इज इक्वल टू I1 प्लस M इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर, है ना? ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने ये जो है सेंटर ऑफ मास वाला नहीं लिया है, सेंटर ऑफ मास वाला लेना पड़ेगा यहाँ पे, और सेंटर ऑफ मास वाले से डिस्टेंस देखा जाएगा। ठीक है? किसी भी रैंडम एक्सिस से आप डिस्टेंस नहीं कंसिडर करेंगे। समझ में नहीं आया? क्लियर हो गई बात? तो अगर आप ऐसे लिखेंगे कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस M इंटू D1 प्लस D2 स्क्वायर, या फिर आप लिखेंगे I2 इज इक्वल टू I1 प्लस M इंटू D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर, तो वो गलत हो जाएगा। समझ में नहीं आया? क्लियर है बात? बोलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द बॉडी इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास एक्सिस। सही है भाई? कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं एक बार। ध्यान से देखिए यहां क्या हो रहा है। आपके पास क्या अवेलेबल है? एक डिस्क अवेलेबल है। ठीक है? इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस है ना, उससे नहीं निकालना। कहां से निकालना है? इसके एज से पास हो रहा है, यानी कि जो डिस्क है वो ऐसे रोटेट नहीं कर रही, ऐसे रोटेट कर रही है पूरी की पूरी। समझ में आया? इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है। ओके? तो आप बताइए सेंटर ऑफ मास वाले से कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये मेटल की टन टन के साथ कौन सा आ रही है? डोंट डू दिस। बोलो, सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से कितना होता है? mr स्क्वायर बाय 2। इसके पैरेलल ही है ये एक्सिस। यस। बोलो, इससे डिस्टेंस कितना है? तो इसमें कितना जोड़ दूं? mr स्क्वायर। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। यस। तो बोलिए I1 इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास वाला प्लस m इंटू डी स्क्वायर, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 3 बाय 2 mr। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है ना? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहां देखिए ये क्या हो रहा है? एक रिंग है, रिंग के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? r बाय रूट 2। रिंग के सेंटर के अबाउट कितना होता था? mr स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना है? d मान ले। तो इस वाले में mr स्क्वायर में कितना ऐड कर देंगे? md स्क्वायर, d का वैल्यू r बाय रूट 2 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 3 बाय 2 mr स्क्वायर। ऐसे ही आपके पास कौन है? होलो स्फीयर। बोलो, सेंटर से कितना डिस्टेंस है? r बाय 2। तो सेंटर वाले में m इंटू आर बाय 2 का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे। होलो वाले का कितना होता है? 2 बाय 3 mr स्क्वायर प्लस m इंटू आर बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूं कुछ? सही है? ओके। सॉलिड स्फीयर है, इसके सेंटर से टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 3r। तो बोलो, सेंटर वाले में कितना ऐड कर देंगे? m इंटू 3r का। सही है भाई? ओके। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। पहले मुझे एक और सवाल का जवाब देना, ठीक है? सॉल्यूशन की तरफ मत देखना, सिर्फ जो मैं बता रहा हूं वो उसका जवाब दो। यहां पे टेस्ट चल रहा था। कितने?
बाद में बात करूंगा इस बारे में। मुझे ये बताइए, अगर आपके पास एक रिंग है और यहां सेंटर के अबाउट मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, mr²। कैसे हमने कैलकुलेट किया था, हमने एक छोटा सा मास एलिमेंट लिया था, हर एक मास एलिमेंट फिक्स्ड डिस्टेंस पे है, तो बोलो डी का वैल्यू आया था कितना, dm इंटू r²। इंटीग्रेट किया था r, हर एक के लिए कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, dm का इंटीग्रेशन m, तो कितना आ गया था, mr²। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं आपके पास कंप्लीट डिस्क नहीं है, सॉरी कंप्लीट रिंग नहीं है, सेमी सर्कुलर रिंग है, रिंग है इतनी। व्हाट डू यू नीड नवदीप? हाँ, इसका मास है m और रेडियस है r। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए अबाउट दिस एक्सिस, सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट, mr² बाय 2 बोल रहा है कोई, बोला किसी ने? अरे टोटल मास कितना है m, रेडियस कितनी है r, सारा का सारा डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, सारा का सारा मास r डिस्टेंस पे है, तो mr² नहीं होगा क्या? ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो सेंटर के अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, विच इज mr²। अब ये रिंग देख लो, सेमी सर्कुलर रिंग है, मास m, रेडियस r, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना ये वाला है, इसके अबाउट ये रिंग घूम रही है। मतलब ये रिंग कुछ ऐसी शेप की है, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम रही है, ऐसे। आपको बताना इस पॉइंट के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे बताएंगे सर? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, है ना सर? देखो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है अपने को कितना, mr²। सही है, इससे डिस्टेंस कितना है सर, ये r, तो सर इसमें mr² ऐड कर देंगे, आंसर आ जाना चाहिए। और यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने बेसिक चीज को ध्यान नहीं रखा। क्या? हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, सेंटर ऑफ मास से डी डिस्टेंस पे होता है तो md² ऐड करते हैं। क्या ये सेंटर ऑफ मास है इसका? रिंग का सेंटर ऑफ मास का होता है 2r/π डिस्टेंस पे। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। अब मुझे बताइए यहां पे इन दोनों पॉइंट्स के लिए सेंटर को लगा देता हूं, O बोल देता हूं, O पॉइंट और सेंटर ऑफ मास, इनके बीच में लगा रहा हूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो बोलो ICOM इज ICM, यस, प्लस md² करके क्या आता है मेरे पास, I0, यस और नो? क्या बोला? कोई भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास के पैरेलल, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सेंटर ऑफ मास वाले में md² ऐड कर देंगे, है ना? ये वाला एक्सिस कौन है? ये वाला एक्सिस, इसके अबाउट कितना है, इज इक्वल टू ICM प्लस m इंटू, बोलो डिस्टेंस कितना है, यहां से आपके पास ये आएगा। ये कैलकुलेट हो गया, इसको उठा के इधर ले जाओ, आ गया ना? ओके, अब आपके पास ICM पता है आपको। अब आप क्या करेंगे, अब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे बिटवीन दिस पॉइंट, सॉरी दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस, इन दोनों के बीच में लगाएंगे। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं IA, ठीक है? तो बोलो IA इज इक्वल टू ICM प्लस md², करेक्ट? IA निकालना है, ICM कितना आया था बोलो, mr² माइनस m 2r/π², करेक्ट? प्लस m इंटू d²। अब ये डिस्टेंस कितना है, r माइनस 2r/π, r माइनस 2r/π का स्क्वायर। समझ में नहीं आया? अब इसी बात को लिखा हुआ है यहाँ पे अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से कैलकुलेशन आपको करनी है, ऊपर कर ली। क्लियर हो गई बात? सिंपल है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अब एक नई थ्योरम आ गई। थ्योरम क्या कह रही है कि अगर आपके पास कोई भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, क्या बोला, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो आप अलग अलग एक्सिस के अबाउट
क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बोल देते हैं इसको, सही है। अब मुझे बताओ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसको रोटेट करना है तो बहुत सारे एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता हूं इसको, करेक्ट। ओके, मुझे ये बताइए ये एक्सिस हो सकता है, ये पासिंग थ्रू द बॉडी, यस, ऐसे ऐसे घूम सकती है बॉडी। ओके, ये बॉडी ऐसे भी रोटेट कर सकती है अबाउट दिस एक्सिस, ऐसे भी रोटेट कर सकती है, करेक्ट। और ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकती है, ऐसे, यस, है ना। तो ये 3 मेरे पास एक्सिस हो गए। मैं कहता हूं ये मेरे पास 2 डायमेंशनल बॉडी है, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस हम उसको मानते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। ये प्लेन ऑफ द बॉडी है ना, ये एक्स ये वाई, बोलो द बॉडी इज इन एक्स वाई प्लेन, और मुझे जेड एक्सिस के अबाउट क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, सही है। तो मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकालो, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दो, किसके अबाउट आ जाएगा, जेड के अबाउट आ जाएगा। समझ में आया? क्या बोला मैंने, बॉडी को आप ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई वाई, वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ऐसे ही एक्स एक्सिस के अबाउट ही घूम रहा है, करेक्ट। और अब ये जेड एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ऐसे, सही है ना, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, दिस इज अबाउट जेड एक्सिस। तो एक्स वाले को वाई वाले में जोड़ दो, क्या आ जाएगा, जेड, सही है। यहां पे यही बात लिखी हुई है कि आपके पास एक बॉडी है विच इज इन द एक्स वाई प्लेन, एक्स इधर लिया है, वाई इधर लिया है, और जेड एक्सिस इधर लिया है। तो बोलो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा कैसे निकालेंगे, एक्स वाले के अबाउट प्लस वाई वाले के अबाउट इज इक्वल टू जेड वाले के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, करेक्ट। ओके, अब ये पूछ रहा है कि आपके पास एक रिंग है, ठीक है, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट डायमीटर, डायमीटर के अबाउट निकालना है। इमेजिन करिए दिस इज ए रिंग, इसको रिंग मान लेते हैं, ये ऐसे गोल मान लिया। अब जब हम इसको घुमाते हैं तो ऐसे घुमाते थे हम इसको, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता था, mr², करेक्ट। अब ऐसे नहीं घुमाना, अब डायमीटर के अबाउट घुमाना है। तो बोलो ये ऐसे गोल है तो बोलो डायमीटर यहां होगा, अब इसको ऐसे ऐसे घुमाना है, सही है, ऐसे घुमाना है। तो बताओ अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। मैं कहता हूं ये जो रिंग है इट इज ए सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको ऐसे इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊं ऐसे, और इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाऊं, तो बोलो दोनों केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, सेम आएगा, करेक्ट। तो मैंने बोला लेट दिस रिंग इज प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन, लेट द रिंग इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, Ix will be equal to Iy because the body is symmetrical, सही है। ओके, तो मैं कह देता हूं यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम Iz is equal to Ix plus Iy, और Ix और Iy दोनों बराबर है। बॉडी को ऐसे रोटेट करो चाहे बॉडी को ऐसे रोटेट करो, बात तो एक ही है। तो बोलो Ix प्लस Ix हो जाएगा तो कितना हो गया, 2Ix इज इक्वल टू Iz, Iz मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, एंड जेड एक्सिस किधर है, इधर है। और ये रिंग ऐसे रोटेट करके ऐसे रोटेट करती है तो कितना आता था, mr², यानी कि जेड एक्सिस के अबाउट कितना है, इज इक्वल टू 2Ix, 2 को उठा के इधर ले आओ, कितना हो गया, Ix इज इक्वल टू mr²/2। यानी कि डायमीटर के अबाउट जब हम रिंग को रोटेट करते हैं, इसके अबाउट डायमीटर के अबाउट जब रिंग को रोटेट करते हैं तो क्या आता है, mr²/2। सेंटर ऑफ मास यानी कि सेंटर ऑफ द रिंग से पास हो रहा है एक्सिस, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग है तो उसके अबाउट mr², डायमीटर के अबाउट mr²/2 आधा हो जाएगा, सही है। कोई दिक्कत, क्लियर हो गई बात, ठीक है भाई। अच्छा, अगर डिस्क दे रखी हो तो क्या करेंगे, डिस्क में भी यही करना पड़ेगा, लेट द डिस्क इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। तो बोलो ये हो जाएगा, ऐसे डिस्क घूम रही है तो Ix, ऐसे घूम रही है तो Iy, और ऐसे घूम रही है तो Iz इज इक्वल टू Ix प्लस Iy, सही है। ओके,
आई एक्स और आई वाई दोनों बराबर होंगे, क्योंकि जब आप डिस्क मान लीजिए इसको, जब आप इसको ऐसे रोटेट करते हैं या आप इसको ऐसे रोटेट करते हैं, बात तो एक ही है, सिमेट्रिकल बॉडी है और इधर भी वैसा ही मास डिस्ट्रीब्यूशन है और इधर भी वैसा ही मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो किसी भी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, सेम। सही है, बोलो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। करेक्ट, आई एक्स प्लस आई वाई मतलब 2 आई जेड रहेगा। आई जेड कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2। फॉर ए डिस्क इट इज एम आर स्क्वायर बाई 2। 2 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, आई एक्स इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4। समझ नहीं आया, है ना बहुत ही आसान, बिल्कुल सिंपल है। तो यानी कि 2 डायमेंशनल बॉडी है, तो परपेंडिकुलर टू द बॉडी जो भी आता है उसका आधा कर दो, डायमीटर के अबाउट आ जाएगा, है ना। रिंग के डायमीटर के अबाउट दीपिका कितना अंतर आया, एम आर स्क्वायर, और डिस्क के लिए वो तो पता नहीं, डिस्क के लिए आया एम आर स्क्वायर बाय 4 और रिंग के लिए आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी याद नहीं है, फिर तुम चाहते हो कि तुम डॉक्टर बन जाओ, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद नहीं करेंगे सर, लेकिन अब आता है हमारा नया टॉपिक, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जितने भी क्वेश्चन है लगभग आप कर सकते हैं सारे के सारे मॉड्यूल से। पिछला मॉड्यूल का पिछला पार्ट कंप्लीट हो गया, यस नो, कर लो, 20 क्वेश्चन रहते हैं, बाकी भी कर लो, ठीक है। मॉड्यूल का नाम लेते बिल्कुल शांत हो जाता है एक बच्चा। पता है जब इंसान गलती पे होता है ना तो उसका नेचुरल रिएक्शन यही होता है ना। अरे नेचुरली जनरली हो जाता है। अब जैसे तुम बात कर रहे हो, मैं मान लो कुछ लिख रहा हूँ बोर्ड पर, तुम बात कर रहे हो, मेरे को आवाज आएगी कोई बात कर रहा है, मैंने देखा, मान लो मैंने तुम्हारी तरफ देख लिया, तुम भी बात कर रहे थे, तुम्हारा रिएक्शन ये होगा, है तो ये बात कर, है ना। ऐसा नहीं, ये सबकॉन्शियसली हो जाता है, इंसान जानबूझ के नहीं करता है, तो अपने आप ही हो जाता है। मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क। अब देखो किसके एनालॉगस होता है ये, फोर्स के एनालॉगस, है ना। एनालॉजी पढ़ी थी हमने पहली क्लास में, क्या था उसमें, इधर होती है फोर्स, इधर होती है टॉर्क। फोर्स मतलब लीनियर एफर्ट, है ना। किसी ऑब्जेक्ट को सीधी लाइन में चलाने के लिए हम जो एफर्ट करते हैं दैट इज फोर्स, और किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाने के लिए जो एफर्ट करते हैं दैट इज टॉर्क, है ना। ठीक है, ओके। अब टॉर्क जो है ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को घुमाने की कोशिश करेगा, जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतना ज्यादा आसानी से ऑब्जेक्ट घूम जाएगा, या मतलब उतना ज्यादा तेजी से ऑब्जेक्ट घूम जाएगा। ज्यादा फोर्स लगा हुआ तो ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, जैसे ही ज्यादा टॉर्क लगेगा तो ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। सही है भाई, ओके। फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स, इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ लगा दें अगर आगे तो वो रोटेशनल वाली चीज बन जाती है, डिपेंडिंग ऑन बुक। पुरानी किताबों में बहुत सारी चीजों को मोमेंट लगा के और रोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे मोमेंटम को भी हो सकता है किसी बुक में लिखा हो कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मतलब एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है, ठीक है, ओके। तो क्या क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, एफर्ट टू रोटेट ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस, किसी गिवन एक्सिस के अबाउट होगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि जब घूमने लगा है तो ऐसे कहीं पे भी घूम जाएगा, किसी के भी अबाउट घूम जाएगा, नहीं, हमेशा पहले एक एक्सिस फिक्स किया जाता है। जैसे अगर आप दरवाजा भी खोल रहे हो तो एक एक्सिस फिक्स है, ये नहीं कि आज आपने दरवाजा खोला तो एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, कल आपने दरवाजा खोला तो कुंडी के अबाउट घूम जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना, हमेशा हिंज के अबाउट ही घूमेगा, राइट, करेक्ट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एनालॉगस टू फोर्स इन लीनियर मोशन, जैसे लीनियर मोशन में फोर्स होता है यहाँ पे टॉर्क होता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और वेक्टर लॉज को भी ये फॉलो करता है, ठीक है ना, वेक्टर के नियम भी मानेगा, ठीक है। फोर्थ, इट इज एन एक्सियल वेक्टर, ये नई डेफिनेशन है, अलग तरह की डेफिनेशन है, क्या है ये, इट इज एन एक्सियल वेक्टर दैट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन,
ये एक ऐसा वेक्टर है जो आपको बताता है एक्सिस की डायरेक्शन। समझ में आया? एक्सिस की डायरेक्शन, जैसे जो आपका दरवाजा है, दरवाजे में हिंज होती है, हिंज के अबाउट दरवाजा घूमता है। जब आप टॉर्क की डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे ना, टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करेंगे, तो आप देखेंगे वो हमेशा हिंज की डायरेक्शन में ही हो रहा है। सही है? या तो पैरेलल टू द हिंज या एंटी पैरेलल टू दैट हिंज, लेकिन डायरेक्शन वही होता है। सही है? तो ऑब्वियसली आपको बोला जाए कि व्हाट इज एन एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जो हमेशा किसकी तरफ पॉइंट करता है? एक्सिस की तरफ पॉइंट करता है। ठीक है? ओके, वेक्टर है ये, और इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर। न्यूटन को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एम इनटू टी माइनस। तो टॉर्क के और वर्क के डायमेंशन सेम होते हैं। ठीक है? वर्क की यूनिट जूल होती है, यहां पे सीधा न्यूटन मीटर ही लिखते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये एनालॉजी का रिवीजन हो जाएगा आपका। मास का क्या बन गया था? इनर्शिया। एक्स का बन गया था थीटा, वेलोसिटी का ओमेगा, ए का अल्फा, फोर्स का टॉर्क, मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। सही है भाई? ओके, अब जो ये टॉर्क है इसके क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं? तो देखिए, फोर्स जो टॉर्क होता है ये कई चीजों पे डिपेंड करता है। ये नहीं है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब दिल करे जिधर फोर्स लगाओ, कहीं पे भी फोर्स लगाओ ऑब्जेक्ट घूम जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? ओके, जैसे टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ते हैं पहले एक बार, फिर उसको फील करेंगे। आर क्रॉस एफ वेक्टर के बराबर होता है। व्हाट इज दिस एफ? दिस इज द फोर्स जो लीनियर एफर्ट लगाया गया है, दैट विल ऑल्सो डिसाइड द अमाउंट ऑफ टॉर्क। ठीक है? ओके, आर मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स का डिस्टेंस है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, दैट इज आर वेक्टर। एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की तरफ जो वेक्टर होता है, दैट इज आर वेक्टर। सिंपली आप इसको रोटेशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर भी बोल सकते हैं। सही है? क्या बोलेंगे? रेडियस वेक्टर बोला ज्यादा। ठीक है भाई? ओके, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट में याद आता है आपको क्या होता था? ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, तो आर क्रॉस है। सही है? अब आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। क्या क्या? आर इंटू एफ साइन थीटा, या फिर आर साइन थीटा इंटू एफ। सही है? इसको भी हम देखेंगे। जैसे ये क्या हो गया? फोर्स का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? रेडियस का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट। सही है बात? अच्छा, कुल मिला के हमारे पास ये फॉर्मूला आया। इससे हमको क्या पता चल रहा है? टॉर्क तीन चीजों पे डिपेंड करता है। फोर्स यानी कि लीनियर एफर्ट पे, रेडियस यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, और तीसरा एंगल। किसके बीच का एंगल होता है? इन दोनों के बीच का एंगल। आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा, दैट विल आल्सो डिसाइड द अमाउंट ऑफ टॉर्क। ठीक है भाई? ओके, तो फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, यहां पे ये आपके पास एक रॉड है। ठीक है? रॉड है, यहां पे एक कील गार्ड रखी है, लेकिन ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे रोटेट हो सकता है। ये जो रॉड है ना, ये ऐसे ऐसे रोटेट हो सकती है। ठीक है? अब जब आप फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर, तो आप मुझे बताना, ये क्या है? ये ऐसे नहीं आएगा। ठीक है? ये आएगा ऐसे। देखिए, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है भाई? यहां से यहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसका डिस्टेंस भाई? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड आर। करेक्ट? तो यहां से यहां की तरफ ऐसे वेक्टर बनाएंगे, दिस इज आर वेक्टर। सही है? तो दिस इज योर आर वेक्टर एंड दिस इज योर एफ वेक्टर। अब हमको कैसे फाइंड आउट करना होता है? ए क्रॉस बी कैसे करते थे? ए की डायरेक्शन में फिंगर्स करेंगे, बी की तरफ घुमाएंगे, थंब का डायरेक्शन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, है ना? तो आर क्रॉस एफ मतलब आर की डायरेक्शन में उंगलियां करेंगे, करो। आर की डायरेक्शन में फिंगर्स करिए और एफ की डायरेक्शन में घुमा दीजिए, जो थंब का डायरेक्शन होगा, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ध्यान से देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन यही तो है। यस, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, बाहर की तरफ, एंड द मैग्नीट्यूड इज आर एफ साइन थीटा।
इन दिस केस आर एंड एफ, देखो ध्यान से, आर एंड एफ दे आर परपेंडिकुलर, सही है, तो साइन 90 डिग्री बन जाएगा 1। अच्छा यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है, दिस इज द हिंज, यहां हिंज है, ठीक है, बोलिए दिस इज आर वेक्टर एंड नीचे की डायरेक्शन में फोर्स है, तो ऐसे, तो बोलो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, सही है, कोई दिक्कत भाई, सिंपल है। अच्छा फॉर्मूले के हिसाब से देखिए, यहां क्या हो रहा है, ये हो गया आर का वैल्यू, ये हो गया एफ का वैल्यू, तो बोलो कितना आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन 90 डिग्री, बोलो रेडियस वेक्टर एंड एफ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो सिंपली क्या आ जाएगा, आर एफ। अच्छा अगर फोर्स किसी और एंगल पे लग रहा हो तो, मान लीजिए यहां पे फोर्स है, इस तरीके से फोर्स लग रहा है, फोर्स इक्वल टू यहाँ पे लेट्स से 1 न्यूटन गिवन है, तो दिस इज द फोर्स का डायरेक्शन, सही है, ओके, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर 1, बोलिए दिस इज द आर वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर, करेक्ट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट इज द डायरेक्शन एंगल बिटवीन फोर्स एंड आर, 60 डिग्री। याद करो वेक्टर्स में कैसे एंगल निकालते थे दो वेक्टर्स के बीच में, तो उनकी टेल को टेल से जोड़ देते थे, यस और नो, तो ये मत सोच लेना कि ये हो गया सर आर वेक्टर, ये हो गया एफ वेक्टर और ये एंगल जो है इतना इतना बनता है 120 डिग्री बनता है, ऐसा नहीं है। क्या करेंगे, बोलो ऐसे है तो बोलो इसको उठा के यहां ले जाओ, आप फाइंड करेंगे, है ना, टेल को टेल से मिलाई, ताल से ताल मिलाई, याद करो पढ़ाया था ऐसा कुछ, ठीक है, तो बोलो आर का वैल्यू 1, एफ का वैल्यू 1 और साइन 60 डिग्री कितना आ जाएगा, √3 न्यूटन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब हम दरवाजे के पॉइंट से समझते हैं, ठीक है, दरवाजा जो होता है आपका, उसको हमने ओपन करना है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडवांस प्रॉब्लम यहां कहां से आ गया, आगे पीछे हो गया क्या, ये थोड़ा सा ये बाद में करते हैं, एक बार टॉर्क कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब दरवाजे से समझेंगे, ठीक है, ठीक है, जैसे ये दरवाजा है आपके लिए, ध्यान से देखेंगे सब लोग, ये दरवाजा है, ठीक है, इसको मैंने क्या करना है, खोलना है या बंद करना है, मुझे बताओ, क्या ये रोटेशनल मोशन है, यस, रोटेशनल मोशन बोले तो एक फिक्स एक्सिस है मेरे पास, फिक्स एक्सिस के अबाउट देखो दरवाजा रोटेट हो रहा है ना, व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स जो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, तो ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और बाकी सारे पॉइंट्स सेम एंगल सबटेंड कर रहे हैं इसके ऊपर, दैट मींस दिस इज अ रोटेशनल मोशन। अच्छा अब इसको रोटेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो, टॉर्क चाहिए, टॉर्क मतलब आर का वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए, राइट, आर का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, एफ का वैल्यू भी 0 नहीं हो सकता, और एंगल भी कुछ इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि टॉर्क 0 हो जाए। इमेजिन करिए मैं इस दरवाजे को ऐसे खींच रहा हूं, ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, आर का वैल्यू भी है, लेकिन एंगल कुछ इस प्रकार से है कि ये दरवाजा नहीं खुल रहा, क्यों, क्योंकि इफेक्टिव टॉर्क 0 है, देयर इज एन एफर्ट, देयर इज एन एफर्ट, ठीक है, एफर्ट लगाया जा रहा है, लेकिन रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आया, क्यों, क्योंकि देखो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब यहां से अगर मैं ड्रॉ करूं, दिस इज द आर वेक्टर, करेक्ट, दिख रहा है, दिस इज द आर वेक्टर, सही है, यहां से स्टार्ट होता है और यहां जा रहा है, दिस इज द आर वेक्टर। अब मुझे बताओ फोर्स, इमेजिन करिए फोर्स जो है इस दरवाजे के परपेंडिकुलर है, ऐसे फोर्स कहां लग रही है भाई, परपेंडिकुलर टू दिस, बोलो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, तो बोलो आर क्रॉस एफ, ऊपर की तरफ आया ना, बोलो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल आया कि नहीं आया। अगर मैं इस दरवाजे पे ऐसे की बजाय ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो फोर्स हो गया उधर, तो बोलो आर क्रॉस एफ करेंगे, अभी भी क्या आ रहा है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यस और नो, कोई दिक्कत। अच्छा अब इमेजिन करो मैंने क्या किया, यहां की बजाय हैंडल लगा दिया, यहां पे लगा दिया हैंडल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस दरवाजे को खोल रहा हूं, तो मैं एक तो यहां से पकड़ के खोलने की या बंद करने की कोशिश करता हूं, बहुत आसानी से मूव कर जाएगा ये, यस, लेकिन इमेजिन करिए मैंने यहां से पकड़ा और अब इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूं, बंद करने की कोशिश कर रहा हूं, अब क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्यों, एफर्ट मतलब फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि टॉर्क क्या होता है भाई,
टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस, सही है। जब मैंने यहां की बजाय यहां फोर्स लगाया तो क्या हुआ, आर का वैल्यू कम हो गया। टू कीप द टॉर्क सेम आई विल हैव टू इंक्रीज द फोर्स। ठीक, तो भाई बोलो, अगर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन घटा देंगे तो टॉर्क को सेम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए जब यहां से पकड़ के आप खोलते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है, फोर्स ज्यादा लगाना। यहां पे बहुत आसानी से हो रहा है, आप करके देखना आज दिन में आते जाते, ठीक है। जब आप यहां से पुल करेंगे तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, यहां से पुल करेंगे तो बहुत आसानी से ये खुल जाएगा, बंद हो जाएगा, सही है। अच्छा, अगर मैं यहां से पकड़ के खोलना चाहूं तो खुलेगा ना? सर कैसी बातें कर रहे, फिजिक्स के टीचर आप, क्यों नहीं खुल रहा है? यहां से पकड़ के मैं फोर्स लगा रहा हूं, करेक्ट एंगल पे भी लगा रहा हूं, लेकिन खुल नहीं रहा। गेट खोलने के लिए यानी कि गेट को रोटेट करने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए, रोटेशनल एफर्ट चाहिए। रोटेशनल एफर्ट रेडियस यानी कि आर वेक्टर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स दोनों पे डिपेंड करता है। यहां से कर रहा हूं तो आर का वैल्यू कितना हो गया, 0, और आर 0 है तो टॉर्क 0 है, कितना ही कोशिश कर लो। एक बात और होती है कि फोर्स आप क्या लगाएंगे, हमेशा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप फोर्स कभी भी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं लगा सकते। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये फिक्स है, पहले से ही फिक्स है ये तो। अब मैं फोर्स लगाता हूं नीचे से पकड़ के, ऐसे पकड़ के ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे ऊपर उठाने में, बोलो फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दरवाजा घूमेगा नहीं ना, दरवाजे पे मैं ऐसे लटक जाऊं, क्या होगा, फोर्स ऐसे लगेगा, है ना। फोर्स विल बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दरवाजा उखड़ जाएगा, घूमेगा नहीं, समझ में आया। तो रोटेशनल एफर्ट मींस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए हमें जो नेट एफर्ट लगाना पड़ता है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर एंड ऑल्सो ऑन द एंगल। इमेजिन करिए अब मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो बहुत आसानी से हो रहा है, अब मैं यहां पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, यस, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि एंगल जो है 90 डिग्री से अलग हो जाता है। समझ में नहीं आया, सही है। बेसिक एग्जांपल क्या है, मैं दरवाजे को अगर ऐसे खींच रहा हूं ऐसे, तो बोलो व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ वेक्टर, 0, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं इसको ऐसे पुश कर रहा हूं तो ऐसे धका रहा हूं तो क्या होगा, आर और एफ के बीच में एंगल 180 डिग्री है, साइन 180 डिग्री हो जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा, 0, सही है। तो फॉर्मूले की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, वैसे मिट जाता है ये। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है, कोई डाउट इसमें, तो हम यहां से फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम।